हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीपीएस एजुकेशन चैनल सिरोही। हमने इससे पहले जो क्लास थी उसमें लघु बीजाणु जनन इसके बारे में देखा। तो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया कहाँ पर होती है, कैसे होती है, ये सब चीजें हुई। तो ये देखा था कि लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया लघु बीजाणुधानी में होती है। एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 अगुणित लघु बीजाणुओं का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया में इसके बाद ये होता है कि ये जो चारों लघु बीजाणु होते हैं, ये लघु बीजाणुधानी में एक चतुष्क या टेट्राड के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। तो ये जो चतुष्क या फिर कहेंगे जो चारों लघु बीजाणु बने, यानी एक 2n कोशिका है, लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका। इससे अर्धसूत्री विभाजन की प्रक्रिया के द्वारा 4 लघु बीजाणु बन गए। लघु बीजाणु, तो ये जो चारों अगुणित लघु बीजाणु बने हैं, ये लघु बीजाणुधानी में होंगे, या फिर कहें कि जैसे इस प्रकार से हम देखें इसको कि ये पार्ट लघु बीजाणुधानी, इस लघु बीजाणुधानी के अंदर इस जगह पर लघु बीजाणु रहेंगे। इस तरीके, और ये जो परत है इसके बाहर की ओर ये परत होती है टेपिटम। इस तरीके से इस टेपिटम के बाहर की ओर हमने बताया था कि इसके बाहर की ओर होगी मध्य परत और इसके बाहर की ओर रहेगी एंडोथीसियम और इससे बाहर होती है एपिडर्मिस। ये इस तरीके से ये परतें रहेंगी। तो यहाँ पर जो ये लघु बीजाणु उपस्थित हैं, ये लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित न होकर के एक चतुष्क में रहते हैं, एक टेट्राड संरचना के अंदर रहते हैं, या फिर कहेंगे 4 लघु बीजाणु एक विशेष प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। और ये भी अलग अलग जो फैमिली के जो प्लांट होते हैं उनमें अलग अलग प्रकार से इनका अरेंजमेंट रहता है, या फिर कहीं अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित भी होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि ये चारों किस प्रकार से व्यवस्थित हैं, क्या इनके टाइप है। ये लघु बीजाणु चतुष्क है, ये 5 प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। तो यहां पर हमने ये बताया था कि एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका से 4 बन रहे, और ये चारों इस जगह पर होते हैं। और ये जो चारों लघु बीजाणु हैं, इन चारों लघु बीजाणुओं के बीच में एक भित्ति रहती है इस तरीके से। इस तरीके से एक भित्ति होती है, और ये भित्ति होती है क्लोज भित्ति। यानी हम ये कहें कि क्लोज भित्ति के द्वारा ये चारों लघु बीजाणु कभी भी संपर्क में नहीं आते हैं, सेपरेट रहते हैं, पृथक रहते हैं इस भित्ति के द्वारा। और ये जो भित्ति होती है ये क्लेज एंजाइम के द्वारा विघटित कर दी जाती है, जिससे कि ये चारों फ्री हो जाते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि जब ये भित्ति होती है तब ये चारों कैसे व्यवस्थित हैं,
तो हमने ये कहा कि उस समय ये 5 प्रकार से व्यवस्थित हो सकते हैं। इसमें से सबसे फर्स्ट हम बात करेंगे जैसे चतुष्फलकीय। तो चतुष्फलकीय होगा, इसमें चतुष्फलकीय में क्लोज भित्ति, लघु बीजाणु। ये चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल जो रहता है, इसके अंदर इस प्रकार से चारों लघु बीजाणु व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन इनके अंदर 3 लघु बीजाणु दिखाई देते हैं और चौथा लघु बीजाणु दिखाई नहीं देता है। यदि हम इसको देखें कि किस प्रकार से है, तो ये बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो जैसे ये इस प्रकार से व्यवस्थित है, तो इनमें से हम ये कहें कि ये 3 तो दिखाई देंगे, किसी भी साइड से 3 दिखाई देते हैं। इसके जो पीछे की साइड का रहता है, या फिर कहें ये जो पीछे रहेगा, वो दिखाई नहीं देगा। तो इस प्रकार की जो व्यवस्था रहती है उसको चतुष्फलकीय या टेट्राहेड्रल बोलते हैं, जिसके अंदर 3 सामने से दिखाई देते हैं और चौथा लघु बीजाणु जो इनके पीछे होता है वो दिखाई नहीं देता है। और इस प्रकार की जो व्यवस्था रहती है वो पाई जाती है द्विबीजपत्री पादपों में। ये इसके एग्जाम्पल। इसके बाद हम बात करते हैं समद्विपार्श्विक। समद्विपार्श्विक की यदि हम बात करें तो चारों लघु बीजाणु एक ही तल पर व्यवस्थित होते हैं, कि यदि हम इनको देखें तो ये इस प्रकार से रहते हैं। इस प्रकार से हैं ये। ये लघु बीजाणु है। तो इस प्रकार की व्यवस्था में चारों लघु बीजाणु दिखाई देते हैं। या फिर हम इसको सीधा ये कहें कि जैसे एक टेबल होती है, उस टेबल पर 4 बॉल जो रहती है उनको रख दें, तो जैसे ही हम उनको देखेंगे तो वो चारों बॉल दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की व्यवस्था इनके अंदर पाई जाती है। या फिर कहें कि ये बिल्कुल इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं जिससे कि ये चारों दिखाई देते हैं। इसके बाद इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल के लिए ये होते हैं एक बीजपत्री पादपों में। इसके एग्जाम्पल। इसके बाद हम बात करते हैं क्रोसित। यदि हम क्रोसित की बात करें तो क्रोसित के अंदर जो चारों लघु बीजाणु हैं, इनके अंदर 2 लघु बीजाणु जो हैं
इस प्रकार से ये चारों लघु बीजाणु व्यवस्थित रहते हैं। ये इनके अंदर यदि हम देखें तो ये इस प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं कि जैसे किसी टेबल पर दो बॉल को इस प्रकार से रख दें, इसके बाद इनके ऊपर दो बॉल और रखते हैं, लेकिन वो इस प्रकार से रख देते हैं। या फिर कहें कि जैसे दो लघु बीजाणु तो इस प्रकार से व्यवस्थित हैं, इनके ऊपर जो बचे हुए दो लघु बीजाणु होते हैं वो इस प्रकार से व्यवस्थित हो जाते हैं। तो इस स्थिति में भी हमें तीन ही दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति जो बनती है, जिसके अंदर ये स्थिति बन जाती है, जिसके अंदर ये अपने को तीन सामने से तीन दिखाई देते हैं, तो ये रहते हैं क्रोसित में। और इसके यदि एग्जाम्पल की बात करें, मैग्नोलिया। इसके बाद हम बात करें कि जैसे टी शेप की, यदि टी शेप को देखें इसके अंदर जो चार लघु बीजाणु हैं, इनमें से दो लघु बीजाणु इस प्रकार से व्यवस्थित होते हैं। इस तरीके से और इनके बाहर की ओर ये मेमोरी। तो यदि इसको देखें तो हम ये कहेंगे कि दो लघु बीजाणु, तो ये जो दो लघु बीजाणु हैं ये अनुदैर्घ्य लॉन्गिट्यूडिनल होते हैं, जबकि दो लघु बीजाणु इनके समकोण पर और ट्रांसवर्स या अनुप्रस्थ होते हैं। तो इस प्रकार से इनकी जो शेप होती है वो टी शेप बन जाती है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो ये होता है एरिस्टोलोकिया। एरिस्टोलोकिया। इसके बाद एक ही आता है रेखिक। यदि इसकी बात करें तो रेखिक के अंदर चारों लघु बीजाणु एक ही रेखा के रूप में व्यवस्थित रहते हैं। ये और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल हुआ हेलोफिला। तो इस प्रकार से एक लघु बीजाणुधानी में जब लघु बीजाणु जनन के द्वारा जब लघु बीजाणु बनते हैं तो वो अलग अलग प्रकार से व्यवस्थित रहते हैं। तो यहाँ पर यदि हम बात करें तो मैक्सिमम में यदि देखें तो द्विबीजपत्री पादपों के अंदर चतुष्फलकीय रहते हैं। तो यहाँ पर जो ये है कि इनके अरेंजमेंट के बाद अब बात करते हैं कि यदि ये भित्ति टूट जाती है तो ये लघु बीजाणु फ्री हो जाते हैं, कि जैसे यहां से ये भित्ति टूट जाती है इस तरीके से। तो ये चारों लघु बीजाणु एक दूसरे के संपर्क में आ जाते हैं इस भित्ति के टूटने पर, और ये जो रहते हैं अब ये लघु बीजाणु भित्ति टूटने के बाद यदि हम देखें तो इस प्रकार से ये गोल हो जाते हैं। और अब इन संरचनाओं को हम परागकण बोलते हैं।
तो लघु बीजाणु और परागकण में केवल इस भित्ति का या फिर क्लोज जो भित्ति होती है इसका अंतर होता है। और ये जो क्लोज भित्ति होती है, ये क्लोज भित्ति क्लेज नामक एंजाइम के द्वारा विघटित कर दी जाती है। यानी हम ये कहें क्लेज एंजाइम, जैसे ही क्लेज एंजाइम इस पर क्रिया करेगा, क्लेज एंजाइम का निर्माण टेपिटम के द्वारा किया जाता है, तो ये इस पर क्रिया करेगा, ये चारों फ्री हो जाते हैं और इस प्रकार से ये मुक्त हो जाते हैं। और ये संरचना अब यदि हम देखें तब इसको कहते हैं परागकण। और इस प्रकार से जैसे ही हम ये कहें कि सभी परागकण ऐसे फ्री हो जाते हैं, बहुत सारे परागकण जो हैं वो फ्री हो जाएंगे, एक लघु बीजाणुधानी में अनेक परागकण बन जाते हैं। अब इसके बाद ये आता है कि ये जो परागकण रहते हैं, इन परागकणों से कुछ विशेष जो व्यवस्थित रहते हैं या कहीं विशेष संरचनाएं बन जाती हैं, या लघु बीजाणु कुछ विशेष संरचनाएं बनाते हैं। अब इनको देखते हैं कि ये संरचनाएं कौन कौन सी होती है। तो जो लघु बीजाणु है, हमने ये कहा कि सामान्य तौर पर ये चतुष्क रूप में व्यवस्थित रहते हैं, लेकिन इनकी व्यवस्थाएं कुछ और भी अलग प्रकार से हो जाती हैं अलग अलग पादपों में। तो यहां पर यदि देखें तो सबसे पहले यदि बात करें हम पोलिनियम, या परागपिंड, कैलोट्रोपस या आंख कुल के जो पादप रहते हैं, उनके अंदर लघु बीजाणु एक बैग जैसी संरचना बना देते हैं। कि यदि हम देखें कि इस प्रकार से इस तरीके से परागकण आपस में संयुक्त रहते हैं और यहां पर इस प्रकार से ये जो परागकण है वो इस बैग में उपस्थित रहते हैं। अब देखें, जो पोलिनियम या परागकण है, जो परागपिंड है, यदि इसकी बात करें तो ये पाया जाता है आंख, या दूसरा यदि एग्जाम्पल की बात करें आर्किड। इन पादपों के अंदर ये व्यवस्था होती है। इनके अंदर क्या रहता है कि परागकण जो रहते हैं एक समूह में व्यवस्थित होते हैं, और ये जो समूह है ये एक बैग जैसी संरचना का निर्माण करता है, और इस बैग जैसी संरचना को कहा जाता है परागपिंड। इसका जो टॉप जो भाग रहता है इसको कोडिकल बोलते हैं, जहां पर ये दोनों संरचनाएं जुड़ी हुई है इसको कार्पस्कुलम बोलते हैं। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि एक परागपिंड या एक पोलिनियम रहता है वह एक बैग जैसी संरचना है जिसके अंदर परागकण भरे हुए रहते हैं। इसके बाद हम दूसरे यदि टर्म्स की बात करें कि यदि लघु बीजाणु जो है पोलिनियम के रूप में भी हो सकते हैं। इसके बाद अगला जो सेकंड आ जाता है जिसके अंदर बोलते हैं संयुक्त परागकण। संयुक्त परागकण की यदि बात करें तो हम ये कहें परागकण चतुष्क। यदि परागकण जो टेट्राहेड्रल अवस्था में, या फिर कहें कि जो परागकण चारों परागकण एक समूह में रहते हैं, यदि वो अनेक समूह जुड़ जाएं, कि जैसे हम ये कहें कि इस तरीके से ये है, इसी प्रकार से एक दूसरा जो समूह है वो भी ये, इसी प्रकार से एक तीसरा चतुष्क। तो यदि इस प्रकार से परागकण चतुष्क
आपस में जुड़ जाते हों, तब इसे बोला जाता है संयुक्त परागकण। इसके बाद अगला जो आता है बहुबीजाणुकता। यदि इसकी बात करें तो इसमें यह रहता है कि यदि एक चतुष्क के अंदर सामान्य तौर पर 4 बनते हैं, या फिर कहें कि एक चतुष्क में 4 परागकण व्यवस्थित होते हैं, यदि 4 के स्थान पर अधिक हो, जैसे इस प्रकार, कि एक चतुष्क में जहां 4 होने चाहिए 4 न होकर 4 से अधिक हो जाएं, तब उसे कहा जाता है बहुबीजाणुकता या पॉलीस्पर्मी। तो इस प्रकार से ये इनकी व्यवस्थाएं होती हैं कि किस प्रकार से ये परागकण या लघु बीजाणु एक लघु बीजाणुधानी के अंदर व्यवस्थित होते हैं। इसके बाद जो अगला पार्ट आ जाता है उसमें आ जाता है कि जैसे ये लघु बीजाणुधानी परिपक्व होती है तो ये स्फुटित होगी, फट जाएगी। तो हम देखते हैं कि लघु बीजाणुधानी किस प्रकार से फटती है। लघु बीजाणुधानी का स्फुटन। तो हमने ये कहा था कि जो लघु बीजाणुधानी है, यदि इसको एक बार थोड़ा सा देखें कि इसकी जो संरचना का पार्ट है ये, तो ये जो लघु बीजाणुधानी थी जो परिपक्व हो जाती है, तो इस परिपक्व लघु बीजाणुधानी की यदि हम बात करें तो हमने ये बताया था कि ये जो इसका पार्ट था वो योजी था, ये पार्ट एपिडर्मिस, ये पार्ट एंडोथीशियम और ये पार्ट मध्य परत, ये टेपिटम और ये लघु बीजाणु जनन उत्तक। ये पार्ट, इनमें से यदि हम बात करें यहां पर लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया हुई और प्रक्रिया होने के बाद इस जगह पर ये जो संरचनाएं होती हैं ये बन गए लघु बीजाणु। इसके बाद इन लघु बीजाणुओं की जैसे ही क्लोज भित्ति जो है वह पृथक होती है, तो पृथक होते ये संरचनाएं जैसे यहां पर इस तरीके से हो जाती है, फ्री हो जाती है। अब इनको बोलते हैं परागकण, जैसे इस जगह। जब इसका परिवर्तन होता है, लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होती है, तो उस समय जो ये लघु बीजाणु है इनको पोषण मिलता है और पोषण देने का कार्य जो है वो टेपिटम के द्वारा किया जाता है। टेपिटम इन लघु बीजाणु को पोषण देती है और ये जो टेपिटम है जो इनको पोषण देने का कार्य करती है, पहले यह मध्य परत से पोषक पदार्थ लेती है। तो जैसे ही मध्य परत अपने पोषक पदार्थ टेपिटम को देती है तो उसी के साथ ये मध्य परत होती है वह नष्ट हो जाती है इस प्रकार। तो ये जो परत है अपने पोषक पदार्थ इस टेपिटम को देती है और उसके बाद नष्ट हो जाती है, इस तरीके से हट जाती है ये परत। इसके बाद ये जो टेपिटम है, ये टेपिटम अपने पोषक पदार्थ देते हैं लघु बीजाणु को, यानी जो लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया होगी, लघु बीजाणु का परिवर्धन होगा तो उनको पोषण मिलता है इस टेपिटम से और इसके बाद ये टेपिटम परत भी नष्ट हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है इस तरीके से। और जैसे ये परत नष्ट होती है ये लघु बीजाणु फ्री हो जाते हैं, यानी संरचनाएं इस प्रकार की बन जाती है। इस तरीके से इसी के साथ इनके जो बीच का जो ये पट रहता है ये पट भी नष्ट हो जाता है, ये पार्ट। तो इस प्रकार से हम ये कहें कि दो लघु बीजाणुधानी, जो एक साइड की जो दो लघु बीजाणुधानी है, इनके लघु बीजाणु इस प्रकार से
हो जाते हैं। यहां पर इसी प्रकार से इधर ये फ्री हो जाते हैं। अब जैसे ये फ्री होंगे यानी ये परत नष्ट हो जाएगी और ये परत भी नष्ट हो जाएगी और ये लघु बीजाणु होंगे ये फ्री हो जाएंगे इस तरीके से। इनके बीच का पट भी खत्म हो जाएगा। यानी एक पाली के दो प्रकोष्ठ हैं तो इन दोनों प्रकोष्ठों के बीच का जो पट रहता है वह नष्ट हो जाता है। यानी एक पाली के दोनों लघु बीजाणु धानियां फ्री हो जाती है, उनके लघु बीजाणु आपस में मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद में ये होता है कि यहाँ पर जो एंडोथीशियम परत पाई जा रही है, यानी ये जो परत पाई जा रही है यहाँ पर एंडोथीशियम जो सेकंड नंबर की परत होती है बाहर से, तो ये जो एंडोथीशियम जो परत होती है इसमें इस जगह पर जहां पर दोनों लघु बीजाणु धानी आपस में जुड़ी हुई रहती हैं तो इस जगह पर इसके अंदर होस्ट कोशिकाएं पाई जाती है। होस्ट कोशिका, इसके साथ ही इसके अंदर अल्फा सेलुलोज की यू आकार की पट्टियां पाई जाती हैं। ये दो संरचनाएं इसके अंदर पाई जाती है एंडोथीशियम में। तो जैसे ही एंडोथीशियम यानी जैसे ये परिपक्व होगी इसके अंदर जल की कमी आएगी, यानी H2O की कमी। जैसे ही जल की कमी आएगी तो इस परत पर स्ट्रेस होता है, तनाव होता है और इसके अंदर ये तनाव इसकी ओष्ठ कोशिकाओं में उत्पन्न हो जाता है। तो जैसे ही इन ओष्ठ कोशिकाओं में इस जगह पर यह तनाव उत्पन्न होगा तो इससे ये कोशिकाएं अंदर की ओर फट जाती हैं, दरारें बन जाती हैं। तो जैसे ये इस जगह पर फटती हैं ये पार्ट, तो इस तनाव के कारण बाहर की एपिडर्मिस पर भी तनाव आ जाता है और इस एपिडर्मिस के तनाव के कारण ये एपिडर्मिस भी टूट जाती है इस प्रकार। तो यहां पर यदि हम बात करें तो ये जो है कि जो एपिडर्मिस और एंडोथीशियम टूट जाती है, टेपिटम और मध्य परत पहले ही नष्ट हो चुकी है, तो इस प्रकार से ये लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, बाहर की ओर आ जाते हैं। यानी परागकण जो रहते हैं वो लघु बीजाणु धानी से बाहर आ जाते हैं और लघु बीजाणु धानी के इस प्रकार के जो फटने को ही लघु बीजाणु धानी स्फुटन कहा जाता है। तो इसमें यही होगा कि ये जो पार्ट है ये टूट जाता है और ये लघु बीजाणु या परागकण मुक्त हो जाते हैं। इसके बाद ये आता है कि ये जो स्फुटन होता है ये लघु बीजाणु धानी में कई प्रकार से होता है। यदि हम फर्स्ट बात करें कि अनुप्रस्थ स्फुटन, अनुप्रस्थ स्फुटन, इसका मतलब ये हुआ कि जो लघु बीजाणु धानी या पराग कोश जो इस प्रकार से है, यानी बेलनाकार संरचना है, इस बेलनाकार संरचना में इस प्रकार से स्फुटन हो जाता है, फट जाता है या फिर टूट जाता है। तो यदि इसकी बात करें तो ये स्फुटन होगा इस प्रकार से, यहां से ये फट जाते हैं और लघु बीजाणु मुक्त हो जाते हैं, तो इसे कहा जाता है अनुप्रस्थ। और इस प्रकार का जो स्फुटन होता है यदि इसकी बात करें तो ये होता है तुलसी में। इसके बाद हम बात करते हैं जैसे अनुदैर्घ्य, सेकंड नंबर है अनुदैर्घ्य या लंबवती स्फुटन। इसका मतलब ये हुआ कि जो लघु बीजाणु धानी है या फिर कहीं जो पराग कोश होता है वो इस प्रकार से फट जाता है। तो जो लंबवत फटेगा या फिर कहें कि ये अनुदैर्घ्य अवस्था के अंदर फट जाता है। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे कपास,
इसके बाद जो थर्ड नंबर पर होता है छिद्रमय। छिद्रमय का मतलब ये रहता है कि यानी इसके अंदर फट रहा था इस तरीके से, इस दिशा में। इसके बाद यदि हम बात करें छिद्रमय, तो इसके अंदर इस प्रकार से ये पार्ट और इसमें बनते हैं छिद्र, पोर बन जाते हैं कि जो लघु बीजाणुधानी या परागकोश है उनके शीर्ष पर छिद्र बन जाते हैं और इन छिद्रों से लघु बीजाणु बाहर की ओर आते हैं। और यदि इसके एग्जाम्पल की बात करें तो जैसे मकोय। इसके बाद है कपाटीय या वाल के द्वारा। तो इसके अंदर क्या रहता है कि लघु बीजाणु या धानी या परागकोश, इन पर वाल बनते हैं, कपाट बन जाते हैं और इन वाल के द्वारा लघु बीजाणु आते हैं। और इसके एग्जाम्पल की बात करें बारबेरी। तो इस प्रकार से ये लघु बीजाणुधानी है, इसके स्फुटन के प्रकार हुए। तो ये टॉपिक खत्म होता है।